तो प्यारे बच्चों कैसे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत जानकारी लिए हैं, फिर और नया जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं पार्ट 4 में। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। अपना जो हमारा गोल है उस पर फोकस्ड रहना होगा प्यारे बच्चों। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल साल्ट। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल का मेटल साल्ट के साथ कैसा रिएक्शन होता है। जैसे ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट क्या है, साल्ट है। तो इस कॉपर, जैसे हमने क्या सीखा था कि मेटल को जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो वो मेटल को एसिड से रिएक्शन कराने पे क्या मिला, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब वो कॉपर सल्फेट को जब हम आयरन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ कि इसके सल्फेट इसके साथ चला गया, ये मान लीजिए मेटल ए हुआ और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी हुआ। तो अब क्या हुआ कि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए Fe के साथ SO4 आ गया, तो ए के साथ ये आ गया साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। In this reaction, iron is more reactive than the copper. ये आयरन ने क्या किया, इसमें से कॉपर को हटा के खुद इसके जगह पे आ गया। इसका मतलब आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, तब ऐसा हुआ। तो हमने देखा कि मेटल ए प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ये क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है। तो क्या बनाया ये, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए का साल्ट सॉल्यूशन, ये यहाँ आ गया। ये देखिए फेरस सल्फेट बनाया, तो ए का साल्ट सॉल्यूशन बना और मेटल क्या हुआ, अलग हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द मेटल साल्ट में क्या होगा कि फिर मेटल साल्ट ही बनाएगा, लेकिन एक मेटल दूसरे की जगह ले लेगा और जो साल्ट के साथ मेटल था वो अलग हो जाएगा। द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने देखा कि अगर खुला में रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये विगोरसली रिएक्ट कर जाता है और हीट बहुत ज़्यादा निकलता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऐसे से इसका रिएक्टिविटी घटता गया है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ऐसे से इसका रिएक्टिविटी क्या हुआ, कम होता गया। तो इस तरह हमने देखा कि रिएक्टिविटी चार्ट में क्या होता है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। अब देखो मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके क्या होता है। हमने एसिड और बेस का तो देखा कि रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है, और दोनों में न तो एसिड रहता है न तो बेस रहता है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। देखो जैसे सोडियम क्या है, मेटल, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। दोनों का जब रिएक्शन होता है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम के ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के ऑटर मोस्ट में 7 होता है, तो सोडियम 1 को दे देता है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग में देखे थे तो ये क्या करता है, सोडियम इसको दे दिया तो सोडियम पॉजिटिव आयन हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव आयन हो गया। तो वही कह रहा है कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और जिसमें केवल शेयर किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कार्बन अक्सर जो रिएक्शन करके बनाता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो जब मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल्स एटम फॉर्मिंग। मेटल से नॉन मेटल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इस तरह जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। जब मेटल नॉन मेटल को रिएक्शन कराते हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल पे जाता है, मेटल क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन बनता है, और नॉन मेटल निगेटिव चार्ज्ड आयन बनता है। और मैग्नीशियम क्लोरीन को कराएंगे क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है। तो इसको सोडियम को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग एनाइन बोलते हैं,
तो ये एनाइन बनेगा, और ये क्या बनेगा, कैटाइन बनेगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, अभी अभी हमने देखा था कि मेटल नॉन मेटल को जब रिएक्शन कराते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। तो आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, जरा देख लें। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो उसके बीच जो फोर्स होता है वो ज़्यादा, दोनों जैसे सोडियम क्लोरीन में, सोडियम क्लोरीन के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज़्यादा रहता है, इसलिए हार्ड होता है। ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं, हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसलिए हार्ड होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड प्यारे बच्चों होते हैं, उसका बच्चे प्यारे बच्चों, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। किसका, आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, साल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अभी हमने देखा था, ये सब आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, जैसे साल्ट को वाटर में देते हैं सॉल्युबल होता है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होगा। ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। जब आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि कैटाइन और एनाइन कैथोड और एनोड पे चला जाता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स होता है, और जो निगेटिवली चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए NaCl को हम अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। और वाटर में डिजॉल्व करके अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हमने करंट को फ्लो करते हैं, तो सोडियम क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चला जाएगा किस पे, कैथोड पे। कैथोड का मतलब क्या होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इस पे जमा होगा, और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एनोड पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट किससे होगा, एनोड से। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किससे अट्रैक्ट होगा, कैथोड से। तो वही कह रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंटेन्स आयन व्हिच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स, जैसे अगर इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़े होंगे, तो उसमें जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो क्या होता है, वाटर कंपाउंड में उसमें अगर NaCl दिए हैं तो Na अलग और Cl अलग आयन में चेंज होके दोनों अट्रैक्ट होता है। एक हो जाता है जो पॉजिटिव चार्ज है, एनाइन है, वो कैथोड पे, और ये एनोड पे अट्रैक्ट होता है। देयरफॉर आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड जब वाटर के साथ डिजॉल्व होता है तो ये इलेक्ट्रिक को भी कैरी करता है। क्यों, क्योंकि ये आयन से बना होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें आसानी से हो जाता है। ऑकुरेंस ऑफ मेटल, मेटल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑकुरेंस मतलब उसका उपस्थिति कहाँ है। तो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। जो अर्थ का क्रस्ट है, परत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये मेटल पाए जाते हैं। सी वाटर, समुद्र के पानी में, ऑल्सो कंटेन सोल्यूबल साल्ट। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स, समुद्र के पानी में सोल्यूबल साल्ट पाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि उसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। एट सम प्लेसेज मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। कहीं कहीं उस मिनरल में वो मेटल ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कहीं कहीं कम पाया जाता है। जहाँ ज़्यादा पाया जाता है, एंड दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट का मतलब उसको संशोधित करना, शोधित करना। जैसे हम जो भी, जैसे आयरन है, तो आयरन जो हम देखते हैं, मान लो नाइफ बना या कोई भी आयरन का आप सब्सटेंसेस देखो, तो उसी फॉर्म में नहीं पाया जाता है। वो माइंस में उसी फॉर्म में नहीं पाया जाता है, उसमें गंदगी भी होती है, उसको एक्सट्रैक्ट यानी सफाई करके निकाला जाता है। देयर मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स क्या हुआ, जिससे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कच्चा माल जिसको बोलते हैं ओर्स बोलते हैं। तीसरा हमने देखा कि अर्थ क्रस्ट हुआ, सी वाटर हुआ, यहाँ मेटल मिलता है। और सम प्लेसेज
जैसे माइंस में कुछ मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसको फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइन से निकाल के फिर उसे सफाई की जाती है, उसके ओर से उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उस मेटल को निकालते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।